Okay friends, welcome back to the new session of स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन एंड सप्लीमेंटेशन। और आज हम लोग करेंगे चैप्टर 11 दैट इज़ हाउ टू लूज़ वेट। इस चैप्टर में थोड़ा सा बताता हूँ कैसे क्या चीज़ें हुआ। सबसे पहले वेट गेन करने के रीजंस क्या है, व्हाट आर द फैक्टर्स जिनसे वेट गेन होता है, ठीक है। उन फैक्टर्स को कंसीडर करते हुए देन विल स्टडी ऑल द कीटो डाइट्स। कौन सी कीटो डाइट्स कितना कैसे उनको इम्प्लीमेंट कैसे करना है, उनको समझना कैसे है, कीटो का कॉन्सेप्ट क्या है एक्चुअली, ठीक है जी। सो लेट अस स्टार्ट चैप्टर 11। तो गाइज सबसे पहले ओबीज या ओबेसिटी क्या होती है, जैसे कि डिस्कस किया था। ओबीज मतलब वो लेवल मोटापे का जहाँ पर बीमारियाँ आने के चांसेस सबसे ज़्यादा बढ़ जाते हैं, ठीक है। ओबीज होने के साथ साथ ना बहुत सारी कंडीशंस प्रॉब्लम्स आती हैं, चाहे वो हार्ट हो, नीज हो, जॉइंट्स हैं, आर्थराइटिस है। देयर आर मैनी प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड विद ओबीज। तो हम लोगों को ये देखना है कि यार ओबीज होने के फैक्टर्स क्या है, कैसे कोई ओबीज होता है। तो ऑन योर पेज नंबर 119 वहाँ पे 9 फैक्टर्स डिस्कस किए गए हैं। देयर 9 फैक्टर्स जिनकी वजह से मोटापा और ओबेसिटी का लेवल पहुंचता है। तो लेट अस डिस्कस दीज 9 फैक्टर्स। ये 9 फैक्टर्स को समझ जाएंगे तो इन पे ढंग से काम कर सकते हैं। मतलब डॉक्टर दवाई तभी दे सकते हैं ना जब उसको बीमारी का पता चले। तो जब आपको ये फैक्टर पता होगा क्यों उस शरीर में, किसी के भी शरीर में मोटापा क्यों आया है, जब आपको वो फैक्टर्स पता होंगे तब आप उसका इलाज भी कर सकते हो एज अ ट्रेनर। ओके, सो फैक्टर नंबर 1, सबसे पहला फैक्टर क्या है, दिस इज इनएक्टिविटी। कि जो लोग बिल्कुल इनएक्टिव रहते हैं, ज़्यादा एक्सरसाइज, ज़्यादा क्या मतलब बिल्कुल भी एक्सरसाइज नहीं करते, सैर वगैरह बिल्कुल भी रूटीन में है ही नहीं, तो वो लोग ओबेसिटी के शिकार होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ऐसे लोग कौन से, जो जॉब में बहुत ज़्यादा बिजी होते हैं, जिनकी जॉब 12-12 घंटे की जॉब है, ट्रैवलिंग ज़्यादा है, तो देर जस्ट सिटिंग और कुछ करने का टाइम नहीं है। वो लोग जो मैंने देखे सदर में, स्पेशली सदर जैसी वो मार्केट्स नहीं है जिसमें रोज़ सुबह 10 बजे जाके उन्होंने शॉप खोल के बैठना है, चौंकड़ी मार के बैठ जाते हैं, ठीक है जी। अंदर बंदे रखे हैं, तो वही सारा सामान दिखा रहे हैं, ले रहे हैं, दे रहे हैं। वो भाई साहब का काम है सिर्फ पैसे गिनना। दिन में कोई आ रहा है जा रहा है, भाई छोले भटूरे ले आया, भाई ये ले आया, भाई वो ले आया, और खाते रहते हैं, ठीक है। तो वो लाला, जो बेसिकली जिनको हम लाला बोलते हैं ना, लाला जी, तो लाला जी का काम क्या है, बस पैसे गिनने और कुछ भी आ रहा है जा रहा है उसको खाना है। तो सुबह से शाम तक यही अगर चलेगा तो मोटापा आएगा। तो इनएक्टिविटी एक ऐसा फैक्टर है जिस पे एक्चुअली देखा जाए तो बड़ा आराम से आप लोग उन लोगों को ठीक कर सकते हो, क्योंकि उनको आपको सिर्फ एक्टिव लाइफस्टाइल में डालना है ना। एक्सरसाइज में और एक्टिव लाइफस्टाइल में डालोगे तो ये फैक्टर दूर हो जाएगा मोटापे का। सेकंड फैक्टर इज लो क्वालिटी फूड। व्हाट इज लो क्वालिटी फूड? जैसे जंक फूड, बेसिकली विच इज़ जंक, तला हुआ, ये सब लो क्वालिटी फूड है जिसमें न्यूट्रिशनल वैल्यू कम है और उनमें शुगर और अदर चीज़ें जो हमें नहीं चाहिए, ट्रांस फैट, शुगर, सैचुरेटेड फैट, ये सब ज़्यादा है। कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है। कार्ब्स, वो भी नॉट गुड कार्ब्स, बैड कार्ब्स, एक तरह से बैड कार्ब्स होते हैं, ये ज़्यादा होते हैं। सो लो क्वालिटी फूड मेनली आपका पिज़्ज़ा, बर्गर्स, ठीक है, मैदा, जैसे नान वगैरह बहुत लोगों को पसंद है। मैदा के अंदर कोई भी डाइजेशन, मतलब कोई भी अच्छी प्रॉपर्टी नहीं होती, जो हम खाते हैं ना भटूरे एंड ऑल, इसमें कोई ढंग की प्रॉपर्टी, न्यूट्रिशन नहीं होता। सो ये फूड्स अवॉइड करने हैं। तो ज़्यादातर आपके जो टेस्टी फूड्स हैं, जो हमारे टेस्ट बर्ड्स को अट्रैक्ट करते हैं, वो सारे लो क्वालिटी फूड होते हैं। उनके अंदर ऐसी चीज़ें डाली जाती हैं कि वो सिर्फ टेस्ट को अट्रैक्ट करें, टेस्ट अच्छा हो, बट उनमें क्वालिटी नहीं होती। तो ये एक फैक्टर है। थर्ड फैक्टर इज ओवर कंजम्पशन। कई लोगों को ना ओवर कंजम्पशन, खाते रहने की बीमारी होती है। थोड़ी थोड़ी देर में खाते रहेंगे, ज़बरदस्ती का पेट भरा हुआ तब भी खाते रहेंगे। ओवर कंजम्पशन, कि पेट को भरे रखना है, बाहर के कुछ ना कुछ जाता रहना चाहिए अंदर। और लॉन्ग टाइम ओवर कंजम्पशन, मतलब लॉन्ग पीरियड तक, 6-8 महीने तक डेली बेसिस का ये आदत बन जाती है, और फिर इसकी वजह से मोटापा आएगा, क्योंकि जो एक्स्ट्रा कैलोरीज हैं वो स्टोर होंगी फैट के रूप में। नेक्स्ट इज स्ट्रेस एंड डिप्रेशन।
स्ट्रेस और डिप्रेशन से इतना मोटापा कैसे आ सकता है? ओबीस, मोटापा, फैट कैसे आता है? एनी आइडिया? तो एक्चुअली स्ट्रेस और डिप्रेशन बेसिकली क्या करते हैं बॉडी में? एक थ्योरी है, लॉन्ग टर्म थ्योरी, जिसको समझना इंपॉर्टेंट है। इंसान को जब आज हमें स्ट्रेस किस चीज़ का होता है? स्ट्रेस है नौकरी का, पैसे का, फैमिली का, ठीक है, स्टडी का, कैरियर का। अलग अलग तरीके के स्ट्रेस होते हैं ना। कई बार लड़ाइयाँ, घर में लड़ाइयाँ होता है, घर का स्ट्रेस होता है, फैमिली स्ट्रेस होता है, बिना मतलब कई लड़ाइयाँ होती हैं। लेकिन पहले के ज़माने में क्या स्ट्रेस होता था? जब इंसान जंगल में रहता था, जब इंसान के पास ये सारी चीज़ें नहीं थी, आज से 1000, 2000, 10,000 साल पहले की बात करें, तो पहले क्या स्ट्रेस होता था? पहले सिर्फ दो ही चीज़ों का स्ट्रेस होता था। एक, भूख लगती थी तो इंसान स्ट्रेस में आता था, और दूसरा, अगर कोई उस पर अटैक करते जानवर, जंगली जानवर या कोई और, तब स्ट्रेस पे आता था। अदरवाइज स्ट्रेस की ज़रूरत ही नहीं थी, क्योंकि जंगलों में रहते थे, उनको पता है भैया पेड़ से फल फ्रूट मिल गया, ठीक है, जानवर मार के खा लिया, ठीक है। तो जब भूख लगेगी तब वो स्ट्रेस में आता था, यार भूख लग रही है, कुछ चाहिए। आज की डेट में हमें भूख लगती है, हम स्ट्रेस में नहीं आते। क्यों? हमें पता है यार फ्रिज में, बाहर, इतनी जगहों पे बहुत चीज़ें हैं खाने के लिए, मिल जाएंगी। तो इस कॉन्सेप्ट को समझना कि जब भी ये स्टार्टिंग से है, और हमारे अंदर ना मेमोरी आती है, पीछे से मेमोरी चलती आती है, हमारे सेल्स के अंदर वो मेमोरी होती है, फीड होती है, डीएनए के अंदर फीड होती है वो मेमोरी। तो इतने पुरानी जो मेमोरी फीड है कि जब भी स्ट्रेस होती है भूख लगेगी अपने आप, क्योंकि वो उसको पता था भूख लगती है, स्ट्रेस होती है, भूख लग रही है। तो ये इंटर रिलेटेड हो गया था काम। ये काम कहीं ना कहीं इंटर रिलेटेड हो जाता है। तो कई लोगों को जैसे स्ट्रेस में आते हैं, दे स्टार्ट फीलिंग हंग्री, पेट खाली खाली, वीक, हल्का लगना लगता है, एंड दे स्टार्ट ईटिंग। एक रीज़न। दूसरा एग्जैक्टली वही कि स्ट्रेस में आए, टेंशन को दूर करने के लिए क्या किया जी, मुंह में कुछ टेस्ट, कुछ खाते रहेंगे, पेट को फिलिंगनेस मिलेगी, पेट फिल होगा, मुंह में टेस्ट आएगा, तो वो दिमाग वहाँ से टेंशन से, स्ट्रेस से निकल के कहाँ गया? फूड पे। तो ड्यूरिंग स्ट्रेस लोग सिगरेट ज़्यादा पीना पसंद करते हैं कि धुएं में हम स्ट्रेस उड़ा रहे हैं, उनको लगता है धुएं में स्ट्रेस उड़ा रहे हैं। दारू पी लेते हैं, क्योंकि दारू से क्या होता है, एल्कोहल आपका नर्वसनेस जो सिस्टम है वो थोड़ा डाउन कर देता है, रिलैक्स कर देता है, तो आप ज़्यादा उस टेंशन नहीं लेते, सोचते नहीं हो। और सेम फीमेल्स के अंदर फूड ईटिंग, चटपटा हो गया, चॉकलेट्स, ऐसी चीज़ें जो ज़ुबान को एकदम इंस्टेंट हाई टेस्ट देती हैं, और वो हाई इन कैलोरीज होती है। तो स्ट्रेस की वजह से एक ये डेफिनेट रीज़न होता है कि लोग ज़्यादा खाना शुरू कर देते हैं, और जो लोग ज़्यादा स्ट्रेस में रहेंगे, ज़्यादा खाएंगे, ज़्यादा स्ट्रेस और मोटापा आएगा। ठीक है? तो एक फैक्टर समझने की ज़रूरत है। बहुत से लोग जो स्ट्रेस, वो अब आपको ना पता नहीं चलेगा यार मोटा क्यों है, ये खाता भी नहीं ढंग का, ये डाइट में गया, मैं कुछ नहीं खाता, लेकिन उसको पता नहीं वो स्ट्रेस में बहुत कुछ खा जाता है। सामने वाले को पता नहीं लगता कि स्ट्रेस में कितना कुछ खा रहा है। तो इन फैक्टर्स पे हम लोग को ध्यान देना पड़ता है। सेकंड इज डिप्रेशन। डिप्रेशन में क्या होता है? डिप्रेशन में इट इज़ ऑल अबाउट थिंकिंग नेगेटिव थॉट्स। डिप्रेशन मतलब नेगेटिव सोचते रहना और वो लो फील करना। अब जो इंसान बार बार नेगेटिव सोचता है, लो फील करता है, उसका कभी बीपी लो है, कभी कुछ है, कभी प्रॉब्लम है, वो मेंटली अपसेट है, तो डॉक्टर के पास जाता है। डॉक्टर क्या करता है? डॉक्टर बोलता है जी डिप्रेशन है, ओके टेक दिस मेडिसिन, आपकी एक दवाइयाँ शुरू कर दी, अब आप रिलैक्स फील करोगे। और दवाइयाँ क्या है? वो रिलैक्स फील करने वाली दवाइयाँ क्या है? एक्चुअली दे आर सम टाइप ऑफ ऐसी चीज़ें होती है जो माइंड को जैसे स्लो डाउन कर देती है और नींद आ जाएगी। दे आर मोस्ट ऑफ दीज मेडिसिन आर नींद की गोली, दिमाग को स्लो डाउन कर देना और नींद। अब इंसान जब भी उठेगा, भूख लगी होगी, खाएगा, खाने के बाद दवाई खाई हुई है, दवाई का असर है, दवाई के असर में नशा होता है और वो सोता है। तो उसका काम सिर्फ रहता है खाना और सोना, खाना और सोना। तो अगेन खाएगा, सोएगा तो मोटापा आएगा। ठीक है? इन दोनों चीज़ों को अगर आप ध्यान से देखो, डिप्रेशन की वजह से मोटापा, मोटापे की वजह से 100 बीमारियाँ, देख रहे हो कैसे इंटर रिलेटेड है। तो कोई भी आपको डिप्रेशन का बंदा मिले, लो थॉट में मिले, उसको बोले दवाई मत खा डिप्रेशन की, भाई मैं तेरे को ठीक करूँगा बिना दवाई के, जस्ट गिव मी 1 मंथ, 1 महीना मेरे को दे, तेरे को मैं सेट कर दूँगा। और आप एक्चुअली कर सकते हो, क्योंकि डिप्रेशन की दवाइयाँ मोटापा लाएगा और मोटापे से 100 बीमारियाँ। वो उसको बताओ कि ये एक्चुअल होने वाला है तेरे साथ, तो जस्ट स्टॉप। डिप्रेशन इज़ नथिंग, कुछ नहीं है। इट इज़ जस्ट ऑल अबाउट कि तू पूरा दिन नेगेटिव सोच रहा है। और अगेन हमेशा ध्यान रखो, ये मसल मेमोरी, इवन ब्रेन की मेमोरी में भी अगर नेगेटिव सोच रहे हो बार बार, तो उसको आदत पड़ जाती है वो बार बार सोचने की, वो निकल नहीं पाता उस आदत से। जिसको दारू पीने की आदत पड़ जाए, एल्कोहल की आदत पड़ जाए, वो एल्कोहल पीता रहेगा, निकल नहीं पाता। ड्रग्स निकल नहीं पाता, सिगरेट निकल नहीं पा रहा, क्यों? मेमोरी।
और वो अच्छी लग रही है क्योंकि दिमाग को थोड़ा सा ऐसा लगता है कि रिलैक्स फील कर रहा है। तो ये सेम डिप्रेशन की दवाइयाँ खाते दिमाग रिलैक्स फील कर रहा है, सो रहा है, उसको उसकी दवाइयों की आदत पड़ जाएगी, निकल नहीं पाएगा और आगे प्रॉब्लम में जाएगा। तो ये चीज़ समझते हुए हमें उनको एडवाइस करना है, हमें उन्हें पकड़ के रखना है कि सर मेरे साथ 1 महीना सिर्फ आप दे दो, इन सब चीज़ों से आपको बाहर निकाल दूंगा, सिर्फ 1 महीना, ठीक है। उसके बाद अपने आप वो कंटिन्यू करेगा। वो 1 महीने में आपको क्या करना है, आपको पकड़े रखना है उस बंदे को। सुबह शाम मेरे पास आओ, सुबह शाम कुछ ना कुछ एक्सरसाइज करे, कुछ अच्छा फन, ठीक है, एंटरटेनमेंट, एक्सरसाइज और फन और एंटरटेनमेंट सारा कुछ होना चाहिए कि वो इंसान वो नेगेटिव थॉट से निकलेगा। 2 घंटे के लिए भी आपके पास आके नेगेटिव थॉट से निकलेगा ना, डेली 2 घंटे तो करते 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 उसका वो थॉट प्रोसेस चेंज होना शुरू होता है। फिर वो जब अपनी बॉडी पे काम करता है, जब आप उसको ट्रेन करोगे, उसकी बॉडी में दर्दें होंगी, उसका दिमाग दर्दों में जाएगा, हाँ यार पेन हो रहा है जी सर, वेरी गुड, पेन हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है, आपका मसल बन रहा है, आपका मसल डेवलप हो रहा है, तो वो पेन को अच्छा फील करेगा, गुड फील करेगा। तो ये सारी चीज़ें जैसे आप करना शुरू करोगे ना, ग्रेजुअली ही विल बी फाइन। आप देखोगे वो तो सेट हो गया बिल्कुल, और कितनी बीमारियों से बच गया। तो ये हमें करना है एज ए ट्रेनर्स। हम नहीं चाहते कि हमारे क्लाइंट्स दवाइयों में जाएं, ठीक है ना, स्पेशली स्ट्रेस और डिप्रेशन में। तो कोई दवाई है ही नहीं जो उसको ठीक कर सकती है, सिर्फ उसका मेंटल स्टेटस ख़राब है, उसको ठीक करना है। और वो कैसे ठीक होता है, पॉजिटिव मोटिवेशन, कॉन्फिडेंस, ये सब चीज़ें आती है एक्सरसाइज करने से। एक्सरसाइज करते ही बंदा कहता है अच्छी डाइट खाऊँ यार, अच्छा खाऊँ मैं अपने लिए ना। आप हमेशा ये सोचोगे अच्छा खाऊँ, एक्सरसाइज करते दारू नहीं पियोगे, नहीं यार अच्छा खाते हैं। तो यही सारा काम हमें उनके साथ करना है, इन चीज़ों को समझते हुए हमें उनके साथ चलना है। क्लियर है? आई होप क्लियर होगा। नेक्स्ट, लिक्विड कैलोरीज, फैक्टर नंबर 5। लिक्विड कैलोरीज कौन सी होती है? कोल्ड ड्रिंक्स, फ्रूटी, जितने भी आपके रियल जूस, ट्रॉपिकाना जूस, ये सारी लिक्विड कैलोरीज में 1 या 2% जूस होता है, सिर्फ 1 to 2% जूस। 1 लीटर की बोतल में 1% जूस, बाकी सारा शुगर। और नाम होता है रियल फ्रूट, ट्रॉपिकाना। अरे इनकी इंग्रेडिएंट्स पढ़ोगे ना, मेरे को भी जब किसी ने बोला, मैं भी पहले शुरू में बड़ा सोचता था यार रियल फ्रूट है, ट्रॉपिकाना इतना महंगा आ रहा है, पक्का फ्रूट्स का जूस है, पीते हैं। इंग्रेडिएंट्स पढ़े, किसी दिन किसी ने बोला ढंग से पढ़े तो 2% जूस, इनमें कोई जूस नहीं है। कांटा मार दो, कोई भी पैकेज ड्रिंकिंग नहीं लेनी, कोई भी पैकेज जूस, कोल्ड ड्रिंक्स नहीं पीने। कोल्ड ड्रिंक बहुत नेगेटिव, बहुत नुकसान करती है बॉडी का। कोक से तो आप टॉयलेट साफ करके देखो क्या चमकती है टॉयलेट। मतलब किसी का बच्चे का दांत टूटा हो ना, दांत और बोन्स ऐसी चीज़ें हैं जो सालों साल ख़राब नहीं होती। उसको आप मतलब मिट्टी में गाड़ दो, कभी ख़राब नहीं होगी, ख़त्म नहीं होती। डायनासोर्स की बोन्स आज भी मिल रही हैं, और दांत और बोन को आप उसमें डाल दो ज़रा कोल्ड ड्रिंक में 1 रात के लिए, गल जाती हैं। दांत तो ख़त्म ही हो जाता है और हड्डियाँ गल जाती हैं। तो ये कर रही है कोल्ड ड्रिंक हमारे साथ, और हम पी रहे हैं घटाकर। कांटा भाई साहब, नो कोल्ड ड्रिंक, नो पैकेज जूस, कोई भी पैक जूस नहीं लेना। फ्रेश जूस सामने निकालो, सामने पियो, सबसे बेस्ट। छाछ आती है, छाछ बहुत बढ़िया है। जो ऐसी चीज़ें हैं ना, छाछ, नमकीन या इस तरह, वो फिर भी ठीक है, बट शुगर कंटेंट वाली चीज़ें तो बिल्कुल कांटा नहीं लेना। तो दीज आर ऑल लिक्विड कैलोरी। लिक्विड कैलोरीज पता है किसको अच्छी लगती हैं? जो लो क्वालिटी फूड खाता है। लो क्वालिटी मतलब पिज़्ज़ा के साथ यार कोल्ड ड्रिंक पीनी है, डकार आ जाता है, मतलब लोगों को लगता है डाइजेस्ट हो गया, हाँ डाइजेस्ट हो गया, डकार आ गया। वो तो मतलब पहले तो लो क्वालिटी फूड खाया, ऊपर से कोल्ड ड्रिंक पी, सोने पे सुहागा तो बंदा तब बोले कोई अच्छी चीज़ हो रही हो, ये नुकसान पे नुकसान, डबल नुकसान। और फिर बंदा खुश हो रहा है, डाइजेस्ट हो गया, बस अब क्या नींद आएगी अच्छी। क्यों? बहुत सारे फूड्स ऐसे होते हैं जो आपकी एनर्जीज को एक्टिवेट नहीं करते, एनर्जी डाउन करते हैं। वही ऐसे फूड जिसको खाते आपको नींद आए, सुस्ती फील हो, वो आपकी एनर्जी डाउन कर रहे हैं, वो नहीं खाने हमें। आप कभी चेक कर लेना, जितने फ्राइज, जितना कोल्ड ड्रिंक, बर्गर, पिज़्ज़ा, इनको एक साथ खा लो कभी, मतलब ऐसे लगता है बंदा ना वहीं बैठ गया धड़ुम, लाइट फील नहीं होता। और चीज़ें जो आपको लाइट फील कराती हैं, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, जो कच्ची खा सकते हो आप, ये कच्ची चीज़ें जितनी मर्जी खाते रहो, आपको कभी हैवी फील करेंगे नहीं, आप लाइट अच्छा फील करोगे। तो ये एक फैक्टर है लिक्विड कैलोरीज। और लोग क्या करते हैं,
लो क्वालिटी फूड, इन दोनों का कॉम्बिनेशन चल रहा होता है, और दोनों का कॉम्बिनेशन है तो चलो जी बल्ले बल्ले, फैट आएगा आएगा। देन एक्सेसिव लॉन्ग टर्म कार्बोहाइड्रेट कंजम्पशन, लॉन्ग टर्म तक बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट खाओगे तब भी फैट बनेगा, ठीक है ना। कार्ब्स जैसे आलू, आपके चावल, रोटी, ये हम सब खाते ही खाते हैं, बट बहुत ज़्यादा और बहुत लंबे टर्म तक खाएंगे और एक्सरसाइज नहीं कर रहे, कुछ नहीं कर रहे हैं, तो ये भी फैट बनाएगा। लैक ऑफ मील प्लानिंग, एक्चुअली ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। लोग मील प्लानिंग नहीं करते। जैसे रोटी खाने का एग्जैक्ट टाइम होता है, किस टाइम पे आपको मेन मील्स खाने हैं, आपका ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर की एक प्रॉपर टाइमिंग्स हैं। उस टाइम पे खाओगे तो आपकी बॉडी अच्छे से उसको डाइजेस्ट कर लेगी और अच्छे से मेटाबॉलिज्म भी काम करता है। पूरे दिन में देयर आर टाइम्स जब मेटाबॉलिज्म हाई होता है, उस टाइम पे आप ज़्यादा खाओ। कौन सा टाइम है? सुबह ब्रेकफास्ट 7 to 9, 7 to 9 के बीच में जो मेटाबॉलिज्म वेरी गुड, बहुत अच्छा, बहुत हाई होता है। उस टाइम पे आप जितना मर्जी खाना खाओ, ब्रेकफास्ट खाओ, इज़ वेरी गुड। बल्कि 7 से 8 ज़्यादा अच्छा है, जितना लेट करोगे उतना स्लो होता रहेगा। दोपहर का खाना 12 से 1, लंच 12 to 1 बेस्ट टाइम, डिनर सूरज ढलने से पहले, सर्दियां हैं तो 6 बजे तक, गर्मियां हैं तो 7 बजे तक आपका डिनर हो जाना चाहिए। इनके बीच में आपको छोटे छोटे मील्स खाने चाहिए। जब भी आपको भूख लग रही है, बीच में छोटे छोटे मील्स खाने चाहिए। डिनर आपने 7 बजे कर लिया, आप 10 बजे सोते हो तो आपको दोबारा भूख लगेगी। रात को दूध पियो सोने से पहले, कैसीन भी जाएगा बॉडी में, है ना। रात को सोने से पहले हल्दी वाला दूध पिया करो, कैसीन जाएगा। और हल्दी बॉडी में जाना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छी है। तो लोग इंस्टेड ऑफ बॉर्नविटा पुट हल्दी एंड, आपको कॉम्बिनेशन बताता हूँ, एक भुने हुए चने आते हैं, चने आपने पहले चने खा लो, साथ में गुड़ रखो और साथ में दूध, रात को सोने से पहले ये खा लो। मतलब कैल्शियम का लेवल इतना अच्छा, स्ट्रॉन्ग बोन्स इतनी अच्छी हो जाएंगी कि आप खुद अचंभे में हो जाओगे। ये तीनों कॉम्बिनेशन हड्डियों को ऐसे मजबूत कर देती हैं, कुछ कहने की बात नहीं। तो जब रात को भूख लगे, चने, गुड़, दूध, ये सतुल। सर रात में अगर चने इनटेक करेंगे तो बॉडी फैट नहीं पकड़ेगी? नहीं पकड़ेगी, कॉम्बिनेशन बताया ना इसको। चने, जो आपके चने में फैट नहीं है, कैल्शियम है। जो भुने हुए चने होते हैं ना, भुने हुए, अब भुने हुए चने को बहुत ज़्यादा नहीं खाने। एक मुट्ठी चना ले लिया बस, एक मुट्ठी चना, गुड़ के साथ आपका दूध, गर्म दूध, और दूध में भी हल्दी डली हो तो और बढ़िया। तो ये इसका कॉम्बिनेशन लो, आपके कैल्शियम लेवल्स के लिए बहुत अच्छा होता है, ठीक है। चने ताकत देता है, घोड़े चने खाता है, मोटा नहीं होता मतलब जितने मर्जी उसको आप खिलाते रहो, तगड़ा रहता है। ओके, नेक्स्ट, प्रिस्क्रिप्शन ऑफ मेडिकेशन एंड ड्रग्स। मेडिकेशन एंड ड्रग्स मतलब कई लोगों को कई ऐसी मेडिसिन, जैसे आपकी डिप्रेशन की मेडिसिन हो गई, देयर आर मेनी मेडिसिन जिसकी वजह से मोटापा आता है, जो मोटापा करते हैं। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि कभी कोई ऐसी मेडिसिन तो नहीं खा रहा जिसकी वजह से मोटापा आता है। तो वो मेडिसिन के रिगार्डिंग पता कीजिए और डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए कि ये मेडिसिन क्या साइड इफ़ेक्ट दे सकती है, क्या होता है, मोटापा आ रहा है तो हम ये चीज़ें करें। तो मेडिकल या मेडिकेशन या ड्रग्स का भी रोल होता है मोटापे में, उसको भी हमें कंसिडर करना है। एंड द लास्ट फैक्टर इज लो टेस्टोस्टेरोन या मेनपॉज। लो टेस्टोस्टेरोन क्या होता है? जब बॉडी में, हमारी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन का लेवल लो हो जाए मेल्स में, तो फैट ज़्यादा बढ़ता है, क्योंकि वहाँ पे जितने भी ग्रोथ एनाबॉलिक हार्मोन्स हैं ना, वो कम प्रोड्यूस हो रहे हैं, जिसकी वजह से फैट ज़्यादा डिपॉजिट होगा। फीमेल्स में लो टेस्टोस्टेरोन की वजह से फैट डिपॉजिट ज़्यादा होता है। तो सेम अगर मेल्स में भी टेस्टोस्टेरोन लो है तो ज़्यादा फैट डिपॉजिट होगा। तो ये भी कई बार फैक्टर होता है कि टेस्टोस्टेरोन लेवल लो, और ये लो होते हैं स्ट्रेस, एंजाइटी, नर्वसनेस, टेंशन, इन सब रीजंस की वजह से, जो आजकल लोगों में जनरली ज़्यादा देखी जाती है ना। तो इसकी वजह से भी ये लेवल्स लो हो जाते हैं और उनका भी ध्यान रखना जरूरी है। आई होप ये ऑल द 9 फैक्टर्स आर क्लियर टू यू। ये 9 के 9 फैक्टर्स का ध्यान रखना है हमें कि कौन से फैक्टर की वजह से किसी बंदे में वेट आ रहा है, क्यों वेट गेन हो रहा है। तो इन 9 के 9 फैक्टर्स को तरीके से सही करेंगे या फॉलो करेंगे तो आप उसको ठीक कराओगे। ये सब मेनोपॉज के बारे में जानना है। मेनपॉज लेडीज़ में होता है, पीरियड्स आते हैं ना जब, तो उस टाइम पे क्या होता है, बॉडी से बहुत सारा कैल्शियम और कई चीज़ें वॉश आउट होती हैं,
एंड ड्यूरिंग दैट टाइम वो फैट डिपॉजिट ज़्यादा कर लेती है बॉडी, कुछ हार्मोन्स वगैरह जो होते हैं दे ऑल वॉश आउट निकलते हैं बॉडी से, और फैट प्रोडक्शन ज़्यादा होनी शुरू होती है बॉडी में एक लेवल से अगर ज़्यादा हो। एज में भी हो सकता है, किस एज में? नहीं 50 प्लस। नहीं, आई एम नॉट श्योर, क्योंकि एक एज तक ही मेनपॉज होता है, एक एज तक ही पीरियड्स होते हैं, क्योंकि उसके बाद फिर प्रेगनेंसी नहीं होती। पीरियड्स का मतलब जब तक पीरियड्स आ रहे हैं प्रेग्नेंट हो सकती है एक लड़की। तो अब बाई चांस एक किसी गांव में देखा गया कि 60 प्लस ओल्ड वुमेन भी प्रेग्नेंट होगी, उसने बच्चे को बर्थ दिया। जितने फिट होंगे उतना वो लंबा हो सकता है पीरियड का टाइम, ठीक है। एंड इट ऑल डिपेंड्स इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। किसी का पीरियड 50s में बंद हो जाएगा, 60s में बंद हो जाएगा, किसी का 40s में, 30s में। तो रुकने का मतलब है अगर कोई इंसान बहुत फिट इन द सेंस अच्छी डाइट, अच्छा रूटीन, सब कुछ बढ़िया है, तो 50-60 साल तक भी आते हैं। लेकिन एक लेवल से ज़्यादा आना ठीक नहीं है। मेरी एक क्लाइंट है 54 एज की है, तो उसको ये मेनोपॉज की प्रॉब्लम। क्या प्रॉब्लम है? रुक गए हैं या ज़्यादा आ रहे हैं? दोनों में से ये चीज़ देखनी है, रुक गए हैं या ज़्यादा आ रहे हैं? नहीं, मतलब क्या कंटिन्यूसली आ रहा है। सॉरी, क्या रहे? कंटिन्यू अब आ रहा है, लगातार आ रहा है। अच्छा, तो ज़्यादा आ रहा है बेसिकली। सी वही है, उसकी वजह से वो वही बता रही है कि जैसे डिप्रेशन हो रहा है या डिप्रेशन की। हाँ, हार्मोनल चेंजेस होने शुरू होते हैं। क्या होता है बॉडी में से जब भी ये चीज़ें होनी शुरू होती हैं, ज़्यादा या कम हो रही है ना, तो हार्मोनल चेंजेस आने शुरू होते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारी डिफरेंट प्रॉब्लम्स आती हैं। मतलब सिर्फ एक डिप्रेशन ही नहीं है या फैट लॉस, फैट गेन नहीं है, और भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स के रीजंस होते हैं। बट इसको ना बेस्ट डील डॉक्टर कर सकते हैं। हम लो टेस्टोस्टेरोन को डील कर सकते हैं बड़े आराम से। लो टेस्टोस्टेरोन में क्या है ना, आप उसको शिलाजीत, अश्वगंधा, कुछ इस तरह की डाइट्स प्रेफर कर दोगे तो कहीं ना कहीं थोड़ा एक नेचुरल पुश मिलेगा। बट मेनपॉज एंड ऑल दे नीड मेडिकल ट्रीटमेंट्स। कहीं ना कहीं मेडिकल ट्रीटमेंट से ही वो ज़्यादा ठीक होते हैं, तो वो डॉक्टर ही उसको कंसल्ट करेगा। एंड इवन एक्सरसाइज लेवल कितना करना है, कैसा कराना है, डॉक्टर से ही प्रिस्क्रिप्शन लेके ही करवानी चाहिए, ठीक है। तो इट कुड बी ए रीज़न, मतलब आपको पता होना चाहिए कि ये भी एक रीज़न है, तो आप डॉक्टर से इसकी कंसल्टेशन के लिए उनको बोलोगे। सो गाइज, ये सारे रीजंस को जानते हुए जब आप किसी के बारे में पता लग गया कि यार ये बंदा लो क्वालिटी फूड ज़्यादा खाता है, लिक्विड कैलोरी ज़्यादा लेता है, जिसकी वजह से मोटा है, तो आप उसको ठीक कर सकते हो ना। धीरे धीरे उसकी क्वालिटी ऑफ फूड को चेंज कर दिया, गुड क्वालिटी फूड आ गया, एक्सरसाइज आ गई, तो ईजिली चेंज हो जाएगा। तो इन फैक्टर्स को अच्छे से पढ़ लीजिए और इसको फॉलो करेंगे। नेक्स्ट जो इसमें डिस्कस करेंगे इज योर कीटो डाइट्स। सो लेट अस डिस्कस अबाउट कीटो डाइट्स, फैट लॉस डाइट्स। अभी तक हमने जितना कुछ पढ़ा है वो पढ़ा है क्या फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं। इससे पहले वाले चैप्टर में वेट लॉस गाइड, कि आपको पहले उसका गोल बनाना है, गोल के बाद रेट ऑफ प्रोग्रेस बतानी है, कौन सी एक्सरसाइज उनको बेनिफिशियल होंगी, कैसे कैसे लेके चलना है। अब बात करते हैं डाइट के ऊपर, ठीक है। सो डाइट के लिए गाइस मैंने आपको बोला था जो कैलकुलेशन वाली वीडियो है उसको आप लोगों ने अगर देखा है अच्छे से, तो आपको इतना पता चला है कि हमारी डाइट के अंदर, नॉर्मल डाइट के अंदर कार्ब्स कितने होने चाहिए, 45 to 65% कार्ब्स होने चाहिए, ठीक है ना। पूरी नॉर्मल वन डे की डाइट में 45 to 60% कार्ब्स होने चाहिए। प्रोटीन कितना होना चाहिए, 15 से 25, और फैट 20 से 35। तो सबसे ज़्यादा कार्ब्स, फिर फैट, फिर प्रोटीन आता है। अब अगर किसी को हमने वेट लॉस करवाना है, मतलब उसकी बॉडी में ऑलरेडी बहुत सारा फैट है ना। अब जो फैट है ये क्या काम करता है बॉडी में? फैट किस काम आता है बॉडी में? कुछ तो न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करता है और बाकी क्या करता है, बॉडी को एनर्जी देने के काम आता है। आफ्टर कार्बोहाइड्रेट्स फैट बॉडी को एनर्जी देता है। तो इस तरह से कार्ब्स ही है जो फैट में डिपॉजिट हो चुके होते हैं। तो गाइस कार्ब्स को हम लोग क्या करते हैं कीटो डाइट में, हमारा मेन कंसर्न क्या होता है कि हमारी बॉडी या उस इंसान की बॉडी उसके फैट को यूज़ करे, जो बॉडी में स्टोर्ड फैट है उसको यूज़ करके बॉडी के काम करने के लिए एनर्जी बनाए। हम नहीं चाहते कि बाहर से एनर्जी ली जाए, हम चाहते हैं कि बॉडी के अंदर की एनर्जी को यूज़ किया जाए, क्योंकि बॉडी में बहुत सारी एनर्जी है, बहुत सारा फैट है। तो इसलिए एक रीज़न ये होता है कि कार्ब्स इसमें बहुत लो कर दिए जाते हैं। दूसरा रीज़न कार्ब्स का लो करने का कि कार्ब्स ही बॉडी में जाके फैट बनाते हैं। कार्ब्स ही बॉडी में जाके फैट बनाते हैं। जब कार्ब्स स्टोर होना शुरू हो जाएंगे तो बॉडी में फैट बनेगा।
तो 2 रीजंस की वजह से हम कार्ब्स को निगलेक्ट करना शुरू करते हैं इस कीटो डाइट्स में। तो कीटो डाइट्स में ऑलवेज कार्ब्स विल बी एट अ लोअर साइड। कार्ब्स का 45 to 60% है, तो कुछ कीटो डाइट्स के अंदर तो कार्ब को बिल्कुल ही 5-10% रखा जाता है, कुछ कीटो डाइट में 30-40% रखा जाता है, मतलब ऑन अ लोअर साइड। प्रोटीन और फैट को हायर साइड पे कर दिया जाता है। प्रोटीन, क्योंकि प्रोटीन बॉडी की रिकवरी, रिपेयर, सब चीज़ों में काम करता है, इसलिए हम नहीं चाहते प्रोटीन कम हो। और फैट में भी गुड क्वालिटी फैट जो बेसिकली हेल्पफुल है, जो ज़्यादा हेल्प करता है और बॉडी को एनर्जी देता है। तो ये कॉन्सेप्ट है कीटो डाइट्स का जो हमें ध्यान में रखना है, ठीक है जी। तो कार्ब्स इज टू प्रोटीन इज टू फैट का जो रेशियो है, इसी के बीच में हम लोग अप एंड डाउन करके चीज़ों को देते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं डाइट प्लान नंबर 1। मैं इसमें हमारे पास आप गूगल पे भी देखोगे देयर आर 100 ऑफ डाइट्स, बहुत सारी डाइट्स हैं, लेकिन हम कुछ ही डाइट्स को डिस्कस करेंगे, 5 से 6 डाइट्स डिस्कस करेंगे जो आप इजीली फॉलो करवा सकते हो अपने क्लाइंट्स को, जो आपके क्लाइंट्स आराम से फॉलो कर सकें और यूज़ कर सकें। बहुत टफ डाइट्स होती है ना, तो वो फिर क्लाइंट फॉलो नहीं कर पाता और छूट जाती है। सो सबसे पहली डाइट इंटरमिटेंट फास्टिंग। इंटरमिटेंट फास्टिंग एक ऐसी डाइट है जो बेसिकली जैसे आपके रोज़ा होता है ना, रोज़ा इज़ समथिंग लाइक दैट। इंटरमिटेंट फास्टिंग के कुछ टाइम, दिन के कुछ टाइम में आपने खाना खाया और बाकी के टाइम में आपने फास्टिंग किया, सिमिलर यही डाइट है। तो इसके अंदर क्या किया जाता है, एक विंडो दी जाती है खाना खाने के लिए। वो विंडो क्या है, दैट विंडो कुड बी 4 आवर्स। आप 4 घंटे की विंडो भी रख सकते हो और 4 से 8 घंटे की विंडो भी रख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल स्टार्टिंग है, कोई एक नया क्लाइंट है, नए क्लाइंट के साथ हम 8 घंटे की उसको विंडो दे दी कि दिस इज़ 8 आवर्स। जैसे 8 आवर्स सुबह आपके 8 बजे से लेके दोपहर के 2 बजे तक, ये 8 घंटे होंगे सुबह 8 से लेके शाम के 4 बजे तक, ठीक है ना। सुबह 8 बजे से लेके शाम के 4 बजे तक आप खाना खा सकते हैं। उसके बाद 4 बजे से लेके रात को सोने तक कुछ नहीं खाना। सोने के बाद, सोने में तो 8 घंटे निकल जाते हैं आराम से, ठीक है ना। जब आप सो जाओगे तब नहीं पता चलता, बॉडी 8 घंटे निकाल देती है। तो रात को शाम को 4 बजे से लेके सोने तक कुछ नहीं खाना, फास्टिंग। तो क्या होता है, जो आपकी डाइट है, जो आपने 8 घंटे में डाइट देनी है, वो बहुत ही अच्छी क्लीन डाइट देते हैं। गुड कार्ब्स, गुड फैट, गुड प्रोटीन, नॉर्मल डाइट। इसमें कोई कीटो वीटो नहीं कर रहे हम लोग। हम कह रहे हैं नॉर्मल जो आपने खाना है खाओ, लेकिन गुड डाइट खाओ। 4 बजे के बाद आप कुछ नहीं खाओगे। सिंपल है, फॉलो कर सकता है कोई भी। आप फैट लॉस डाइट बनाओ। फैट लॉस मतलब जिसमें गुड प्रोटीन हो, कार्ब्स 45% रख दिए, है ना, लोअर साइड 45% प्रोटीन, थोड़ा हाई फैट, थोड़ा हाई कर दिया बस, और डाइट चार्ट बना के दे दिया, तो ये खाता है। ऐसे इसको थोड़ा सा और एडवांस करना है, तो एडवांस करने के लिए क्या कर सकते हैं कि सर धीरे धीरे 8 घंटे से अब आप 6 घंटे पे आ जाओ कि 2 बजे तक खाया, लंच किया, सुबह 8 बजे के आसपास ब्रेकफास्ट किया, फिर एक मिड मील कर ली 11-12 बजे के बीच में, फिर 2 बजे लंच कर लिया, उसके बाद आप कुछ नहीं खाओगे, ठीक है। फिर 2 बजे से वापस 12 बजे तक 2 घंटे और कम कर दोगे, 8 से 12 में खाना है। ब्रेकफास्ट 8 बजे, 12 बजे लंच खत्म, इसके बाद कुछ नहीं खाना। तो जैसे जैसे आप उसकी फास्टिंग का विंडो ज़्यादा कर दोगे, बढ़ा दोगे, उतना उसका फैट लॉस ज़्यादा होगा। दिन में चाय कॉफ़ी कभी अगर बहुत लो फील कर रहे हो तो पी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ब्लैक कॉफ़ी, बिस्किट, ग्रीन टी, कोई भी पीने वाली चीज़ें हम पूरा दिन पीते हैं, ठीक है। पानी पी सकते हो, मतलब, लेकिन ये नहीं है कोल्ड कॉफ़ी पी रहा है अगला, चीनी वीनी चॉकलेट डाल के बनाना शेक पी रहा है, ऐसा नहीं। कैलोरीज नहीं देनी, पीने के लिए क्या देना है, ब्लैक कॉफ़ी दे दी आपने, ग्रीन टी दे दी, वो सब चीज़ें ले सकते हैं छोटी मोटी। क्लियर है। सिंपल डाइट है इंटरमिटेंट फास्टिंग, कि उसको फास्टिंग करवानी है। 4 से 8 घंटे की विंडो रहती है खाना खाने की, और बाकी 16 से 20 घंटे की विंडो होती है फास्टिंग की, ये वो फास्टिंग करेगा। सेकेंड डाइट नंबर 2, वॉरियर डाइट। वॉरियर डाइट क्या बोलती है, वॉरियर डाइट अगेन यही सेम इंटरमिटेंट फास्टिंग है, सेम इंटरमिटेंट फास्टिंग है, लेकिन इसमें क्या होता है, वो कहते हैं जी फास्ट करना है अप्रॉक्सीमेट 20 घंटे। 20 घंटे मतलब 4 घंटे के बीच में खाना है, 8 से 12 में खा लो और बाकी का पूरा टाइम फास्टिंग है, पहली चीज़। दूसरा, एक दिन आप नॉर्मल कार्ब्स वाली डाइट खा रहे हो, हैवी कार्ब्स मतलब वही 50-60% कार्ब्स खा रहे हो,
और दूसरा दिन हैवी प्रोटीन खा रहे हो, दूसरे दिन में कार्ब्स नहीं खाने। एक दिन नॉर्मल कार्ब डाइट, एक दिन हैवी प्रोटीन डाइट, मतलब कार्ब और प्रोटीन डाइट में ऑल्टरनेट कर रहा है कि एक दिन कार्ब्स नहीं खाने, एक दिन खाने, एक दिन नहीं खाने, ऑल्टरनेट। तो ऑल्टरनेट क्या चल रही है? कीटो डाइट चल रही है। तो आप क्या करोगे, एक दिन की डाइट में से कार्ब्स बहुत कम कर दोगे, 10, 15, 20% कार्ब्स है बस, बाकी प्रोटीन और फैट आ रहे हैं। और एक दिन नॉर्मल कार्ब्स आ रहे हैं, 50-60%, 60% के आसपास कार्ब्स आ रहे हैं, और नॉर्मल प्रोटीन और फैट नॉर्मल आ रहे हैं। सिंपल है इंटरमीडिएट फास्टिंग, बट फास्टिंग के अंदर ही एक दिन कीटो डाइट, एक दिन नॉर्मल, कीटो नॉर्मल का कॉम्बिनेशन आ गया। तो ये ज़्यादा अटैक करेगी और ज़्यादा फैट पे अटैक करेगी। तो अब गाइज अगर देखा जाए, स्टार्टिंग में आप किसी को भी इंटरमीडिएट फास्टिंग पे लाओ, पहले सबसे पहले जी सर 4 बजे तक खाना है, उसके बाद कुछ नहीं खाना, ठीक है, एक हफ्ता आपने ये काम करना है। दूसरे हफ्ते 2 बजे तक खाना है, तीसरे हफ्ते 12 बजे तक खाना है, ख़त्म, 3 हफ्ते हो गए जी। सर चौथा हफ्ता आप 2 बजे तक खाओ, लेकिन एक दिन कार्ब्स वाली डाइट, एक दिन कीटो डाइट, एक दिन कार्ब्स, एक दिन कीटो। चौथा, पांचवा, छठा हफ्ता इस तरह से निकाल दो। तो क्या होगा कि उस इंसान को ना धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी ये फास्टिंग करने की, और धीरे धीरे वो वॉरियर डाइट पे लेके आओगे आप उसको कि 4 घंटा खाया, 4 घंटे में भी एक दिन कार्ब्स वाली डाइट खाई और एक दिन कीटो डाइट खाई, तो फैट पे अटैक करेगी। ठीक है, इस तरह से आप ये 2 डाइट्स के कॉम्बिनेशन 1.5 से 2 महीने चला सकते हो। 1.5 महीना, क्योंकि जनरली आप देखो अगर रोज़े भी जो होते हैं ना 40 दिन के होते हैं, 1.25 महीना, 1.5 महीना, तो आप 1.5 महीने तक ये डाइट चला सकते हो, 1.5 से 2 महीने फैट लॉस के लिए। ठीक है जी, आगे एक है एक्टिन्स डाइट और पैलियो डाइट। ये मैं डिस्कस नहीं कर रहा जस्ट बिकॉज इसके ना रूल्स ऐसे हैं जो हम लोग फॉलो नहीं कर सकते, जिसको फॉलो करना बहुत मुश्किल हो जाता है, और मैक्सिमम क्लाइंट्स जो होते हैं वो भाग जाते हैं, मतलब उनसे हो ही नहीं पाता, या फिर ज़्यादा ट्रेनर्स को ना इसकी डाइट चार्ट बनाने में बड़ी मुश्किल आती है। इसके आप रूल्स पढ़ना आराम से बैठ के, तो आपको समझ आ जाएगा, बट उसका डाइट चार्ट बनाना मुश्किल हो जाता है। तो हम ऐसी सीधी सीधी डाइट्स पढ़ें जिसको हम एप्लीकेबल कर सकें ईजिली। नेक्स्ट आते हैं डाइट प्लान नंबर 4। डाइट प्लान नंबर 4 इज सिंपल कैलोरी रिडक्शन। वो बोल रहा है जी कि आप कैलोरीज को रिड्यूस कर दो, जिसको फैट लॉस कराना है कैलोरी रिड्यूस कर दो। कोई बंदा अगर 1800 खा रहा था, उसको 1500 पे ले आओ या 1200 पे ले आओ, ठीक है। तो इस कैलोरी की क्या गाइडलाइंस है, इस डाइट की क्या गाइडलाइंस है, देखिए। डू नॉट यूज स्टारवेशन स्टाइल डाइट, मतलब स्टारवेशन नहीं करनी कि भूखे नहीं मरना, भूख वाला। ईट मोस्टली होल फूड एंड न्यूट्रिशनल डोज, डोंट अडॉप्ट ईटिंग लाइफस्टाइल दैट विल मेंटेन दिस डाइट। सो बेसिकली इसमें ऐसा कोई रूल रेगुलेशन नहीं है, सिंपल कह रहा है कैलोरीज को रिड्यूस करो, ठीक है। अब कैलोरीज को आपने रिड्यूस कर दिया, समझ लो आप 1200 कैलोरी दे रहे हो अपने क्लाइंट को खाने के लिए, तो 1200 कैलोरीज में से भी आप क्या करोगे, कार्बोहाइड्रेट्स को कम रख दोगे ऑन अ लोअर साइड, ठीक है ना। 45 to 65% होता है, कीप इट 45%। प्रोटीन को हाई रख दो 25, फैट को हाई रख दो 45 + 25 70, फैट 30। तो आपकी एक ऐसी डाइट बन जाएगी जिसमें कार्ब्स लो हो गए, लो कार्ब डाइट हो जाएगी, सिंपल। तो 1200 कैलोरी भी खा रहा है, लेकिन उसमें भी लो कार्ब्स खा रहा है, ताकि बॉडी के फैट ज़्यादा यूज़ हो, बॉडी में से ज़्यादा फैट यूज़ हो। क्लियर है, सिंपल कैलोरी रिडक्शन। नेक्स्ट इज एनाबॉलिक डाइट। एनाबॉलिक क्या मतलब है, ग्रोथ, जो ज़्यादा ग्रो करे। तो जो बॉडी बिल्डर्स भी होते हैं ना, उनके लिए भी ये डाइट अच्छी होती है कभी कभार, जब उनको फैट लॉस करना है बॉडी में से ज़्यादा। तो एनाबॉलिक डाइट क्या बोलता है, एनाबॉलिक डाइट कहता है हाई प्रोटीन, हाई फैट और कार्ब को साइकिलिंग करना है, साइकिलिंग। तो हाई प्रोटीन खाना है, हाई फैट खाना है, और कार्ब को साइकिलिंग। कैसे साइकिलिंग होगी, ड्यूरिंग वीक, हफ्ते में ईट प्रोटीन, फैट एंड वेजीज। वीकडेज मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, फ्राइडे, ये 5 दिन आप प्रोटीन खाओगे, फैट खाओगे और वेजिटेबल्स खाओगे। नो कार्ब्स, कार्ब्स नहीं खाने। जो वेजिटेबल्स में जो भी कार्ब्स आ रहे हैं वो आ रहे हैं, बाकी आपको अलग से कार्ब्स, चावल, रोटी, कोई भी चीज़ नहीं खा रहे, आलू नहीं खा रहे, ठीक है, नो कार्ब्स। ड्यूरिंग वीकेंड ईट लॉट ऑफ कार्ब्स। वीकेंड में कार्ब्स खाने, नॉर्मल 60% कार्ब्स की डाइट रखो। सैटरडे संडे को 60% कार्ब, प्रोटीन को कम, फैट को कम, लोअर साइड।
जनरली रूल इज टू टेक, जितना आपका बॉडी वेट है उसको 18 से मल्टीप्लाई कर दो, उतनी कैलोरीज होनी चाहिए, टोटल कैलोरीज उतनी होनी चाहिए इनटेक। कोई 100 kg का बंदा है तो कितनी कैलोरी खाएगा? 1800 कैलोरी। 100 kg का बंदा 1800 कैलोरी खाएगा। तो वीकडेज में कैसे खाएगा? तो वीकडेज के अंदर आप देखो नीचे ना दिया हुआ है कि कितना कितना खाना है। नो कार्ब डेज में 40% प्रोटीन 60% फैट। तो वीक डेज में 1800 कैलोरी में से 40% प्रोटीन 60% फैट, कार्ब्स आ ही नहीं रहे, ठीक है, दैट इज वीक डेज। और वीकेंड में 60% कार्ब्स, 25% फैट एंड 15% प्रोटीन। ये इसने रेशियो यहाँ पे पर्टिकुलरली दे रखी है, इसके अकॉर्डिंग हम लोग वो डाइट बना सकते हैं। क्लियर है? सो एनाबॉलिक डाइट सिंपली सेज वीकडेज प्रोटीन और फैट, 40% प्रोटीन 60% फैट। टोटल कैलोरीज कितना लेना है? बॉडी वेट इंटू 18। बॉडी वेट को 18 से मल्टीप्लाई कर दो, दैट इज टोटल डाइट, टोटल कैलोरीज। और कैलोरीज को डिवाइड कैसे करना है? 60-40, 60 फैट 40 प्रोटीन। ये वीकडेज। वीकेंड्स में क्या करना है? 60 कार्ब्स 15 प्रोटीन और 20 या 25 फैट में आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो ये कह रहे हैं कि पहले 12 दिन आप नॉर्मल फैट और प्रोटीन चलाओ, पहले 12 दिन फैट और प्रोटीन चलाओ, उसके बाद लाओ आपकी कार्ब डाइट। नहीं तो आप वीक भी पर वीक भी कर सकते हो कि पहले 5 दिन आपने ये डाइट लिया, 0 कार्ब डाइट लिया, और वीकेंड पे कार्ब डाइट लिया, सैटरडे संडे कार्ब डाइट लिया। तो ये एक एनाबॉलिक डाइट है। ये बेसिकली ये प्रॉपर कीटो डाइट हो गया, जिसमें हम 0 कार्ब्स रख रहे हैं। अभी तक हमने किसी भी डाइट में 0 कार्ब नहीं किए थे, ना वॉरियर डाइट में, ना इंटरमीडिएंट में, ना कैलोरी रिडक्शन में। कैलोरी रिडक्शन में भी हमने कार्ब्स छोटी करती थी, बट एनाबॉलिक डाइट कहता है 0 कार्ब्स। आप वेजिटेबल्स खाएंगे, वेजिटेबल्स में थोड़े बहुत कार्ब्स होते हैं, वो आपको वहाँ से मिल जाते हैं, बट मेन एनर्जी सोर्स बॉडी के लिए होगा फैट, और फैट को 60% दिया है, और गुड फैट, हेल्दी फैट, ठीक है। सो दिस इज योर एनाबॉलिक डाइट। सिंपल है, सिंपल फॉलो कर सकते हो, आप बना सकते हो, बहुत ही अच्छी और कहते हैं इफेक्टिव डाइट है। नेक्स्ट पेज, डाइट प्लान नंबर 6। सो डाइट प्लान नंबर 6 इज अ जोन डाइट। जोन डाइट क्या बोलता है कि आप एक पर्टिकुलर जोन में खाओ, ठीक है, जिसके अंदर आपका फैट लॉस ज़्यादा काम होता है। तो क्या जोन है? व्हाट इज दैट जोन? इसके अंदर एक जोन बताया है 40-30-30, 40 कार्ब्स, 30 प्रोटीन, 30 फैट। कार्ब्स को कम कर दिया गया है, प्रोटीन को हाई कर दिया गया है, फैट को भी बिट ऑन अ हायर पोर्शन पे रखा गया। तो वो सिंपल कहता है भाई इस जोन में खाओ। तो आई बिलीव जो मैंने आपको सिंपल कैलोरी रिडक्शन हमने पढ़ी है अभी, कि सिंपल कैलोरी रिडक्शन, कैलोरीज को रिड्यूस कर दो और इस जोन में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। कैलोरीज को आप 1500-1400 कर दिया, और जोन में डिवाइड करना है तो 40-30-30 के जोन में डिवाइड कर दो कैलोरीज को, और उसके हिसाब से अपना डाइट चार्ट बना दो। तो दोनों डाइट का कॉम्बिनेशन आपको यहाँ पे मिल जाता है। सो गाइज, ये सारी डाइट जो अभी हमने पढ़ी हैं 4 से 5, यही डाइट से कॉम्बिनेशन हमें यूज़ करने हैं बस। ये डाइट्स इजी टू फॉलो और इजी टू मेक। आपको डाइट चार्ट बनाना भी इसमें आसान है और इफ़ेक्टिव है। दीज आर ऑल वेरी इफ़ेक्टिव डाइट प्लान्स। तो कीटो का बेसिक पर्पस ही ये होता है कि बॉडी में कार्ब्स को कम कर दिया जाए, प्रोटीन को ज़्यादा रखा जाए और फैट को ज़्यादा रखा जाए, जिससे बॉडी के अंदर जमा हुआ, बॉडी हमारे जो अंदर ऑलरेडी फैट है उसको यूज़ करे एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए। क्लियर है? किसी को कोई डाउट, कुछ पूछना चाहते हो तो बताइए। ओके, कल हम लोग थोड़ा सा चैप्टर जो रह गया है उसके अंदर CLA और L कार्निटाइन है, तो मैं आपके साथ CLA और L कार्निटाइन को डिस्कस करूँगा, और डिस्कस करेंगे लास्ट चैप्टर विच इज़ बेस्ट सप्लीमेंट्स फॉर मसल मास। ठीक है, ये सब डिस्कशंस वाले टॉपिक हैं कि कौन से बेस्ट सप्लीमेंट्स मसल मास के लिए काम आएंगे, और CLA और L कार्निटाइन कैसे फैट लॉस में काम करते हैं और कैसे हमें लेना चाहिए। ये टॉपिक हम लोग कल इसको कंटिन्यू करेंगे।
तो आज के लिए आप ये 9 फैक्टर्स और जो ये कीटो डाइट्स हमने पढ़ी हैं इनको अच्छे से रिवाइज़ करो। इनको रिवाइज़ कर लोगे फिर इनके ऊपर आप अपने डाइट चार्ट बना सकते हो, फैट लॉस के डाइट चार्ट्स बना सकते हो। और बहुत सिंपल है, मतलब आई फील अगर आप इंटरमीडिएट फास्टिंग और वॉरियर डाइट को देखो ना, उसमें तो आपको डाइट चार्ट बनाने की भी ज़रूरत नहीं है। आप बहुत आराम से इजीली उनको बता सकते हो यार सुबह ये खाना है, दोपहर को ये खाना है, बीच में मंचिंग में ये खाना है, मतलब अच्छी चीज़ें जो जो है आपको पता है, उन अच्छी चीज़ों का बस कॉम्बिनेशन दे दिया आपने, सुबह से शाम तक खाओ। उनमें ज़्यादा कोई काम करने का काम ही नहीं है। ज़्यादा काम किसमें करना है आपको? एनाबॉलिक डाइट। एनाबॉलिक डाइट में आप लोग को देखना पड़ेगा यार 40% प्रोटीन कहाँ से आएगा, क्या क्या चीज़ें खाएंगे हमारी डाइट में 40% प्रोटीन हो जाए, 60% फैट हो जाए। तो आप देखो वहाँ पे थोड़ा काम करना है। तो एनाबॉलिक डाइट को आप लोग अपने एंड पे बनाना शुरू करो। 1800 कैलोरी की डाइट ले लो, 40-60 में डिवाइड करो, 40% प्रोटीन डालना है पूरे दिन में, 60% फैट डालना है। और प्रोटीन के लिए आप वेजिटेबल्स को यूज़ करो, फैट के लिए भी वेजिटेबल्स देखो कौन सी वेजिटेबल्स में फ़ैट और प्रोटीन ज़्यादा है, ठीक है। वो बनाना शुरू करोगे तो आप तब अटकोगे यार क्या डालें, कैसी कौन सी चीज़ डालें, क्योंकि हर जगह थोड़ा बहुत कार्ब्स आएगा। तो आपको ये देखना है वो चीज़ें जिनमें कार्ब्स सबसे कम हो वो पिक करनी है, ठीक है।